नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़ी घटना की जिसका 1 साल पूरा हो। हम बात कर रहे हैं हमास के इजराइल पे हमले को। एक साथ 7 अक्टूबर 2023 को ये हमला हुआ था और ये माना जा रहा था कि इजराइल पे हमला करना बहुत बड़ी गुस्ताखी और इसके परिणाम बहुत ही आगे तक चलेंगे, अंजाम भुगतना होगा और वास्तव में लग भी रहा है। बड़ी तबाही देखी जा रही है और लड़ाई केवल हमास और इजराइल के बीच नहीं रही, ये लड़ाई अब काफी आगे बढ़ चुकी है। ये लड़ाई की लपटें ईरान तक भी पहुंच गई हैं। लेबनान इसकी चपेट में है और ये माना जा सकता है कि दुनिया के कई मुल्कों को सीधा नहीं तो इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये हमले सबको मालूम है कि कैसे हुए थे, क्यों हुए थे और उसके बाद से लगातार छद्म युद्ध की तरह नहीं कहूंगा, सीधे युद्ध की भूमिका में एक अघोषित युद्ध की तरह ये हमले चल रहे हैं। आयरन डोम होने के बावजूद इजराइल में कई जगह इजराइल को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 42,000 से ज्यादा लोग हताहत अब तक हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और लेबनान या फिर गाजा की बात करें तो वहां की स्थिति बिल्कुल ये कही जा सकती है बड़ी तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है। और चीजें लगातार आप पेपर्स में, एजेंसियों के माध्यम से, समाचार पत्र और टीवी चैनल्स में देख रहे हैं। लेकिन साल भर में क्या कुछ और आगे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसको लेकर के हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। 1 साल पूरा हो चुका है। लग रहा था पहले से, जिस दिन ये अटैक हुआ था उसी दिन से हमने कई बार चर्चाएं की हैं, इतना लंबा ये जाएगा। और हालांकि मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस तरह के देखा, चाहे लेबनान से अटैक की बात हो या चाहे गाजा से, वो लंबे लंबे समय तक चले, सैकड़ों और हजारों लोग हताहत भी हुए उसमें। लेकिन अभी लग रहा था कि टेक्नोलॉजी और तमाम प्रेशर के बीच इतना लंबा युद्ध चल पाएगा और अभी ये एंडलेस दिखाई दे रहा है, फैलता जा रहा है इसका दायरा। देखिए योगेंद्र जी, 2023 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ और उसके बाद साल भर तक जो कुछ हुआ, उसका अगर हम समीक्षा करें तो ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनका लड़ने से, सेना से, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, छोटे बच्चे, महिलाएं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि 42,000 लोग मरे हैं गाजा में, जो पैलेस्टाइन है, तो उनमें 40% बच्चे हैं। 16,000 बच्चे मान के चल रहे हैं। तो बच्चों का कोई कसूर नहीं, तो इसको हम मानवीय त्रासदी नहीं कहें तो क्या कहें। लेकिन क्यों हुआ? देखिए, इजराइल की इंटेलिजेंस है वो बहुत मजबूत है, बहुत एक्टिव है। मेरे ख्याल से CIA से भी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन सबसे बड़ा तो ये कि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, उसको इजराइल की इंटेलिजेंस भी समझ नहीं पाई, जबकि इजराइल इतना एक्टिव है, एंटिसिपेट नहीं कर पाए। 7 अक्टूबर को हो गया, कुछ इजरायलियों को मार दिया, कुछ का किडनैप कर लिया, और उसके बाद जो हुआ वो निरंतर रूप से हो रहा है। उसमें ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन है उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज उनको जो इजराइल के लोग मरे 7 अक्टूबर को, उनके प्रति तो संवेदना व्यक्त की है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं मर गए उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये चाहता है कि ये फर्दर एस्केलेट न हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है। जो यूरोपियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का तो राइट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होना चाहिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एस्केलेट होने से रोकना चाहिए। लेकिन जैसी स्थिति बन रही है उससे लगता है कि और एस्केलेट हो सकता है, और उस एस्केलेशन में केवल इजराइल और पैलेस्टाइन ही नहीं, उसमें सीरिया है, यमन है
और ईरान भी अब मुझे लगता है कि और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। और इसमें ईरान और इजराइल अगर एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो वो केवल सैन्य ठिकानों पे नहीं होगा, वो मुझे लगता है कि एक दूसरे से के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और दूसरे पावर प्लांट्स हैं, उन पे अटैक होने की संभावना बन रही है। और इसीलिए ईरान ने रशिया से S-400 डिफेंस के लिए ले लिए हैं। तो रशिया ईरान और टर्की दोनों को दे रहा है, तो टर्की भी नेटो में रहते हुए जिस तरह से रशिया और चाइना से कोलेबोरेट कर रहा है, नेटो के देश भी टर्की पे बहुत नाराज हैं, तो वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जिस तरह से एस्कालेट हो रहा है और ईरान इन्वॉल्व हो रहा है, और इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह की लीडरशिप को रूट आउट कर दिया है। अब लीडरशिप को रूट आउट करने के बाद में जो ग्रुप है उसके छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं, और वो छोटे छोटे ग्रुप बन के अरब कंट्रीज के जो दूसरे देश हैं उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो इजराइल के साथ हैं या न्यूट्रल हैं। तो जो इजराइल के साथ हैं या न्यूट्रल हैं उन पे अरब कंट्रीज में जनमानस का बहुत ज्यादा दबाव है, और उस दबाव में जो हिजबुल्ला और हमास के एक्टिविस्ट हैं वो वहां पेनिट्रेट कर सकते हैं, और उससे अरब कंट्रीज में एक घरेलू राजनीति में अस्थायित्व की स्थिति आ सकती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सप्लाई चेन है वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो ही रही है, और हुती वाले तो जो सप्लाई चेन है टारगेट ही उसी को करते हैं, जो ट्रेड के शिप्स हैं, हुती का तो एक्सपर्टीज ही उसी में है, तो हुती उसमें लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर और देश इन्वॉल्व हो जाएंगे तो और हालत खराब हो सकती है। तो उसको कैसे रोका जाए, डी एस्केलेट कैसे किया जाए, पहला स्टेप यही हो सकता है कि सीज फायर के लिए प्रयास होने चाहिए, और उसके बाद नेगोशिएटिंग प्रोसेस चले। तो उसके बिना पीस नहीं हो सकती। तो पहला स्टेप सीज फायर होना चाहिए। आज के दिन जो 7 अक्टूबर है, जिस दिन 1 साल होता है, तो अंतरराष्ट्रीय, लेकिन ऐसी कोई संभावना फिलहाल जी डॉक्टर साहब, ऐसे कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रही है। ईरान में भी जिस तरह की तलखी दिखाई दे रही है, माना भी जा रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो एक इनका एक स्लोगन और एक कोलैबोरेशन कई बार इस तरह की घटनाओं के साथ में करते हैं, उससे भी अभी जानकारों का कहना है कि खारिज नहीं किया जा सकता। अगर वो स्थिति बनती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। निश्चित रूप से हालात बिगड़ने की संभावना ही ज्यादा लग रही है। सीज फायर की तरफ अभी कोई कदम नहीं लग रहे हैं किसी भी रूप में। शुरू में जो प्रोसेस चली थी, कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने मिलकर जो प्रोसेस शुरू की थी सीज फायर और आगे बातचीत की, और जो बंदी हैं इजराइल के उनको रिलीज करवाने की, वो भी अब ठंडे बस्ते में चली गई लगती है। तो इसलिए अमेरिका जो वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है जो स्थितियां और जो दिखाई दे रही हैं, कैजुअलिटी देखिए आप इसमें देखे होंगे कि सोल्जर से ज्यादा आम जनता की हानि काफी हुई है वहां पे, अगर गई है तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युद्ध है, और टेक्नोलॉजी में होता है तो रहवासी कौन है, वो उसका लड़ाका है कि आम जन है, बच्चों, महिलाएं, और ये कोई नहीं देखता है कि हैंडीकैप है, क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल है कि धर्मशाला है कि स्कूल है, कहाँ अगर अटैक होता है तो फिर वो टारगेट करके शहर को टारगेट किया जाता है जगह से ज्यादा। हालांकि स्थितियां बहुत हैं। ये युद्ध ने कई चीजें ऐसी भी दिखा दी कि जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी सोचना होगा। एआई के वक्त में अभी जो लड़ाई चल रही है उसका इम्पैक्ट तो ज्यादा नहीं, लेकिन पेजर और वॉकी टॉकी अटैक जो हुआ है वो भी एक नई तरह की मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को लेकर के जो जानकार हैं उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई है। तो सर, ये मान सकते हैं कि साल भर का जो ये युद्ध है, यूक्रेन और रशिया का तो अभी चल ही रहा है, इसी बीच ये युद्ध और ज्यादा अपनी ओर ध्यान खींच रहा है, तो इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, अभी तक जो नुकसान जितना गाजा स्ट्रिप में हुआ है, आपने खुद ने बताया 42,000 से ज्यादा वहाँ लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे हैं और महिलाएं हैं, और उसमें सोल्जर्स कम हैं जिस तरह के, और तकरीबन 25 से
25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इतनी कम जगह के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोग बेघर होना, इस तरह का ये एक जो लड़ाई चल रही है 1 साल से, और दुनिया की तरफ से कहीं किसी भी मुल्क की तरफ से इजराइल पे कोई किसी का प्रेशर नहीं आया है कि इस लड़ाई को आप बंद कीजिए। हालांकि इजराइल ने ये स्टार्ट नहीं किया था, ये जो हमास ने जिस तरह का हमला किया और जो बंदी बनाए, अभी बंदियों को छुटवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, बहुत बार बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए लड़ाई भी रुकी है, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी तक इजराइल जो लड़ाई कर रहा है, चाहे हमास से हो, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो, चाहे वो हौती से हो, ये तीनों जो ग्रुप हैं ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। हमास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, ना ही हिजबुल्लाह कोई रेगुलर आर्मी है। तो भी जो लड़ाई में एक मोड़ पिछले वीक जो आया है, वो ईरान का इस चीज में इन्वॉल्व होना और ईरान का इजराइल पे मिसाइल अटैक करना इतने लार्ज स्केल के ऊपर, ये एक ऐसी खतरनाक डेवलपमेंट है जो अगर आगे चला तो इन दोनों देश में अगर लड़ाई हुई तो दोनों प्रॉपर कंट्रीज हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ये लड़ाई होगी तो इजराइल फिर ये जो मिलिट्री बेसेस हैं या आर्मी कैंप से वहां तक लिमिटेड नहीं होगी। वैसे भी इजराइल जब वापस हमला करता है तो कोलेटरल डैमेज की परवाह नहीं करता है। कितने सारे हॉस्पिटल्स पे उन्होंने हमला किया, क्योंकि वहां पे बोल रहे हैं कि हमास वहां छुपा हुआ है, उनके बेसेस बने हुए हैं। तो अगर हो गया इस तरह का हमला तो वो फिर उनके पावर प्लांट्स हैं, जो नेशनल एसेट्स हैं, उन पे हमला किया जाएगा। हालांकि अमेरिका जो के प्रेसिडेंट ने इस पे उनको वार्निंग दी है कि किसी भी तरह पे जो इनके ऑयल फील्ड्स हैं और जो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे उनको टारगेट नहीं बनाया जाए। पर डेस्परेशन होकर के इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है, अभी पूरी दुनिया में क्योंकि सारा का सारा ऑयल यही से प्रोड्यूस होता है, तो इस लड़ाई का लंबा चलने से वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई और बड़े देश हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन यही होता है। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑयल की रुक गई तो ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे और ये सारी की सारी देशों की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों के लिए जो सिक्योरिटी, इंडिया के लिए खास तौर से मैं बात करना चाहूंगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां चाइना अपना डोमिनेंस करना चाहता है साउथ चाइना सी में, और कभी फिलीपींस के साथ कोई छोटी मोटी घटना, कभी जापान के साथ, कभी ताइवान के साथ, इन देशों में जो देशों में ये करता रहता है, इसको अमेरिका काउंटर करता रहता था। पर क्योंकि अभी अमेरिका इजराइल और जो कि ईरान की लड़ाई होगी तो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगा, और यूक्रेन और रशिया में तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वो पूरा का पूरा इस टाइम पर इस स्थिति में नहीं है कि वो चाइना के साथ किसी तरह का कन्फ्रंटेशन करे। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीने से ये जो चाइना की तरफ के साउथ जो अपना इंडो पैसिफिक रीजन था, जो जहाँ पे काफी एक्टिविटी चाइना नेवी करती रहती है, उसको काउंटर करने के लिए कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि अमेरिका को अगर समय नहीं मिला और वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता है इस जगह के ऊपर, तो फिर इसके परिणाम हमारे एशियन कंट्रीज के फेवर में नहीं होंगे। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले बात की थी योगेंद्र जी की पिछले फ्राइडे की जो प्रेयर्स में जो अली खमेनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को, पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय को उन्होंने अपील की है कि आप सब इकट्ठे होकर के और इजराइल का मुकाबला करें। इसके बाद सिर्फ एक चीज और सुनने में आई थी और जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और कटार जो न्यूट्रल थे और अपोजिशन में थे ईरान के और सबके, उन्होंने ये दी है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हमारे देश की भूमि के ऊपर अमेरिकन बेसिस हम नहीं बनने देंगे जो ईरान पे हमला करने के लिए बन रही हो।
तो अगर साउथ इस जगह के ऊपर अगर कहीं अमेरिकन बनने की जगह नहीं होगी तो अमेरिका इतनी दूर से तो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये लग रहा है कि धीरे धीरे इसका अगर लंबी लड़ाई खींची गई तो जो इस्लाम की यूनिटी है वो अगर उसकी तरफ हो गए तो फिर ये एक बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगा जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात यही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता चला जाता है तो मानवीय संवेदनाएं, बहुत सारी चीजें, इमोशंस जब जुड़ते हैं, उसके बाद में इसका क्या अंजाम और अंतिम रूप पे जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अलग तरह के इमोशंस जुड़ते हैं। और युद्ध की जब लड़ाई में तब्दील होना शुरू हो जाता है तो इसका बड़े भयावह रूप धारण कर लेता है और भीषण लड़ाई इसे कही जा सकती है। हालांकि अभी अमेरिका पूरी तरह से खुलकर के तो कह रहा है इजराइल को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हर तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए पहल भी कर रहा है, कह भी रहा है, क्योंकि वो चाइना और रसिया ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी पोजीशन में। तो यहाँ और भी लड़ाई गहरी हो सकती है, क्योंकि इतनी लंबा चलेगा, क्योंकि हमला था और एक हमले का जवाब हमले से दिया जा रहा था। वहां तक मुझे लगता था कि सीमित है और जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन लग नहीं रहा। करोड़ सिंह जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मुस्लिम कंट्रीज जो है, मुस्लिम यूनिटी की बात ईरान ने जो अपील के जरिए की है, उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है तो? देखिए योगेंद्र जी, जब इस्लामिक यूनिटी की बात की ईरान के चीफ ने, खुमैनी ने, उसके बाद ही अरब कंट्रीज ने जहां जहां अमेरिकन बेस हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अमेरिकन बेस हमारे यहाँ हैं, जो कि अभी सिंह साहब ने बताया कि वो हम ईरान के विरुद्ध यूज नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका ईरान के विरुद्ध यूज करना चाहेंगे तो हम अमेरिका को वो बेस अलाउ नहीं करेंगे। तो उस दिशा में तो जा ही रहा है। और ईरान और इजराइल में युद्ध होगा तो सरफेस वार की तो कोई चांस ही नहीं है, दोनों के बॉर्डर बहुत दूर हैं, मिलते ही नहीं है। केवल एयर पार होगा और या थोड़ा बहुत हो सकता है तो मेरीन कुछ हो सकता है समुद्र में। तो उसमें जो ईरान का जो एयर डिफेंस है इजराइल का, वो बहुत माकूल है। तो ईरान इतना ज्यादा नुकसान एयर स्ट्राइक से इजराइल का नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जितना अलग अलग लेवल का डिफेंस है, आयरन डोम है, आयरन बीम है, उसमें एरो 2-3 है और डेविड स्लिंग है। तो इस तरह का अलग अलग लेवल का अगर किसी भी लेवल से अटैक होता है, एयर स्ट्राइक होता है इजराइल पे, तो उनका डिफेंस सिस्टम हर लेवल के लिए प्रिपेयर्ड है। तो इजराइल का इतना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इजराइल ईरान का नुकसान बहुत कर सकता है। और जब दोनों न्यूक्लियर पावर के प्रैक्टिकली न्यूक्लियर पावर हैं तो उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और अगर इस रीजन के बाहर के देश किसी रूप में इन्वॉल्व हो गए, कोई भी देश, तो उससे तो हालात निश्चित रूप से बिगड़ेंगे ही। अभी चाइना है वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अपनी डिप्लोमेसी चल रहा है। वो ये चाहता है कि अरब कंट्रीज यूनाइटेड रहे, पैलेस्टाइन भी यूनाइटेड रहे और चाइना की गुडविल बनी रहे। तो चाइना की जो कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी है वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ईरान के समर्थन में, और रशिया तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है ईरान के समर्थन में, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और टर्की ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है पैलेस्टाइन के समर्थन में, और तो समर्थन का मतलब है इजराइल के अगेंस्ट में है टर्की ऑलरेडी। तो ऐसे हालात में दूसरे अरब कंट्रीज में स्थिति बिगड़ सकती है और उसके बाद कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर पीस टॉक किससे होगी? फिर सीज फायर कहाँ करोगे? तो फिर न तो सीज फायर की स्थिति बनेगी, न कोई पीस टॉक की स्थिति बनेगी, और एक अनार्किक लड़ाई हो जाएगी। तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, वो अनमैनेजेबल होगा। जी योगेंद्र जी, कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि इजराइल का जो नेतन्याहू का एक बयान था कि यूएन की भूमिका को लेकर के भी, जो यूएन ने दखल करने की कोशिश की थी, उसको लेकर के, मानवीय संवेदनाओं को लेकर के भी, तो एक तरह से खारिज कर दिया गया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब लगता है आपको कि इस तरह के जो युद्ध चल रहे हैं अभी, उसमें एक हादसे पे चले गए, कोई सिक्योरिटी रीजन्स नहीं, सुरक्षा परिषद है, उसका कोई महत्व नहीं रह गया।
देखिए योगेंद्र जी, जहां तक यूएन का सवाल है, यूएन का कोई पावर कुछ नहीं है। जब अमेरिका चाहता है कि फेवर की बात करनी हो तो यूएन को इम्पोर्टेंस देता है, और कि जब नहीं होता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हालांकि उन्होंने कितनी बार जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किए हैं, पर उसका फायदा नहीं हुआ। इस लड़ाई से जहां तक यूनिटी की आप बात कर रहे थे, पैलेस्टीन में भी देखिए आप, एक हमास और एक पीएलओ जो वहां राज करता था, जो उनके पुराने जो प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो यहाँ इंडिया में भी आते रहते थे, अराफात। तो पीएलओ और हमास दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। एक शांति प्रिय ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शंस और पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास रखती है, नॉन वायलेंस में विश्वास रखती है, और हमास है जो बिल्कुल वायलेंट इस तरह की। इस लड़ाई के कारण और गाजा में इतना हमला जो हुआ है, उसमें हमास और पीएलओ की नजदीकियां बढ़ गई हैं, और उससे फिर हमास की जो डोमिनेंस थी पूरे पैलेस्टीन में, तो धीरे धीरे लगता है कि पीएलओ के जितने भी कार्डर थे वो सब इनके साथ मिल जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहां जहां अगर शांति पैलेस्टीन में हो सकती थी तो वो पीएलओ के जरिए हो सकती थी। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन और ये इनकी दूरियां कम होकर के अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर शांति बहाल करना और भी थोड़ा मुश्किल। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अंतहीन निर्णय की ओर ये युद्ध जा रहा है, कि कोई निर्णय की स्थिति ही नहीं बन पा रही है, और कब होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तुरंत में कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस पे लगाम लग पाएगी। और जैसे अभी एक चिंता की बात ये सामने आ रही है, क्योंकि इससे और ये लड़ाई आगे जा सकती है और हमले होते हैं। फिर उसके बाद में एक दूसरे के बीच में जो चिंता की बात है कि कहीं रासायनिक और परमाणु हथियार, दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, तो ईरान के साथ में बड़ी दिक्कत हो सकती है कि ईरान और इजराइल आपस में अगर ये इस युद्ध को और लंबा खींचा जा सकता है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि कई कंट्रीज कोशिश भी कर रहे हैं कि इसे खत्म किया जाए युद्ध को, और इसका दी एंड हो तो सबके लिए सुकून भरी बात सामने आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है जो तल्खियां और आपस के अंदर जो दूरियां बन गई हैं उसको पाटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ओर से ही मुझे लगता है कि कोई झुकने जैसी स्थिति नहीं बन रही है, ना कोई कंप्रोमाइज जैसा कोई मैसेज दोनों ओर से दिखाई दे रहा है। तो एक साल पूरा होने पर जिस तरह की चिंता विश्व बिरादरी के सामने है, वो अभी तक आज ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू है। वो अभी ऐसे स्थिति में नहीं पहुंची है कि कुछ दिन बाद में इसमें लगाम लगाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।